भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को और श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। विधि, आज क्या क्या है पिटारे में हमारे, ये हम श्रोताओं को बता दें कि आज हम बात करेंगे जो वीरांगना नीरा आर्या हैं, इनकी बात करेंगे। और त्योहारों का मौसम भी है, तो हमारे श्रोता भी देखो बहुत सारे इन्होंने कमेंट्स भी लिखे हैं। तो किस तरह से हम इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मना सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और जब रक्षाबंधन मना रही हैं तो कुछ व्यंजन तो बनते हैं, बिना मीठा मुंह किए त्योहार कैसे मना सकते हैं संगीता जी? जी बिल्कुल। और इसमें तो लाजमी है कि बहुत सारे जो घर के जो किचन में हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं, जो बिजली के सामान यूज करते हैं, जिससे फटाफट हमारे व्यंजन बन जाते हैं, खाना बन जाता है, समय भी बचता है। लेकिन इनकी आदत कितनी सही, कितनी क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। संगीता जी, कितना सही समय चल रहा है ना, श्रावण महीना, भाद्रपद महीना, त्योहार ही त्योहार है। हाँ। और ये जो त्योहार है, इन त्योहारों में कुछ त्योहार ऐसे हैं जो हमें हमारे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित होने का बड़ा अच्छा मौका देते हैं। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है ये जो राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं ना, इनको मनाने के पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जाने कितने बलिदान दिए हैं, और उन बलिदानों के बाद हम ये पर्व मना पा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस जिसे हम कहते हैं बड़े प्यार से। और अगर ये बात कही जाए कि महिलाएं इस काम में पीछे रहीं तो शायद ये बात गलत हो जाएगी। हाँ। क्योंकि महिलाएं, हम सखी सहेली में बताते भी रहते हैं, हाँ, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में अपना काम करती रही, हाँ, अपना सहयोग देती रही। और आज जो सखी विशेष में हम लेकर आए हैं नीरा आर्या जी को, हाँ, एक वीरांगना, हाँ, जन्म हुआ मार्च में 5 तारीख को 1902 में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इनका जन्म हुआ था। मतलब यह है कि एक हिंदी भाषी प्रांत में जन्मी थी। लेकिन बड़ी अच्छी बात पढ़ने में आई नीरा आर्या जी के बारे में कि इन्हें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत नगर था खेकड़ा, यहाँ पर ये जन्मी थी। और पिताजी जो थे वो छज्जूमल जी एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। शिक्षा कलकत्ता में हुई तो बंगला भाषा का ज्ञान भी बड़ा अच्छा हो गया। और इसके साथ ही इनका विवाह भी हुआ। जो विवाह हुआ सीआईडी इंस्पेक्टर, जो ब्रिटिश भारत के सीआईडी इंस्पेक्टर थे, श्रीकांत जयरंजन दास जी के साथ में। और यह थी नीरा आर्या जी। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो संगीता जी और आगे आप। जी बिल्कुल। जयरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जानकारी जुटाने और उन्हें सजा दिलाने की जिम्मेवारी दी गई थी। नीरा बचपन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थी। आज़ाद हिंद फौज में जाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ना चाहती थी और आज़ाद हिंद फौज को नीरा आर्या ने इसी उद्देश्य से चुना। और यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों ही गुप्तचर विभाग में काम किया करते थे, जिसके अध्यक्ष थे मतलब यहाँ के अध्यक्ष थे पवित्र मोहन रॉय जी। अब बताइए, गुप्तचर विभाग के लिए इन्हें काम मिल गया, मतलब जो चाहती थी वो इन्हें मिल गया। नीरा आर्या चाहती थी कि वह देश के लिए काम करे, तो सीधे गुप्तचर विभाग में काम मिला। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने नीरा आर्या को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और यह जिम्मेदारी इतनी खूबसूरत थी कि इन्हें देश की प्रथम महिला जासूस होने का गौरव प्राप्त हुआ था। नीरा जो थी वो अपने साथी जासूसों के साथ अंग्रेज अफसरों के घर में, मिलिट्री कैंपों में काम करती रही, और वहां की जो अहम जानकारी थी वो आजाद हिंद फौज तक पहुंचाती रही। बहुत अहम काम किया करती थी नीरा आर्या जी। और इसी दरमियान उनकी एक महिला साथी पकड़ी भी गई थी, क्योंकि ऐसा खतरा तो हमेशा बना ही रहता था। तो जिनसे अक्सर ये कहा जाता था कि अगर पकड़े गए भाई तो बड़ा राज खुलने का डर होता है, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। लेकिन और जो पकड़ी गई उनकी उम्र बहुत ज्यादा कम थी। राजमणि जिनका नाम था, और कुछ साथियों ने नर्तकियों का भेष लेकर, क्योंकि ये आइडिया जो था वो नीरा आर्या जी का ही था, एक नर्तकियों का भेष धरकर अंग्रेजी अफसर जो थे उन्हें कुछ इस तरह से उन्हें नशीली दवाइयाँ वगैरह दे करके कुछ इस तरह से किया कि उन्हें छुड़ाने में कामयाब रही। और इस मुहिम में जो राजमणि थी उनके पैर में गोली भी लगी, और सर्च ऑपरेशन जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके द्वारा तो चलाया ही जा रहा था। दुर्गा, राजमणि और नीरा
एक घने पेड़ पर 3 दिनों तक भूखी प्यासी छिपी रहीं। इस तरह सकुशल धीरे धीरे जब समय उन्होंने देखा तो वो आज़ाद हिंद फौज के जो बेस थे वहां पर उनका लौटना संभव हो पाया। देखिए, हम महिलाएं कई बार कितना डर जाती हैं संगीता जी, लेकिन ये महिलाएं कैसी डटी रहीं। अब राजमणि जी बहुत घायल थी, बहुत कम उम्र थी जैसा आपने बताया, और हिम्मत करके जब पहुंची वहां पर तो नेताजी ने देखा और खुश होकर आईएनए की रानी झांसी ब्रिगेड का लेफ्टिनेंट घोषित कर दिया था नीरा आर्या को। और नीरा आर्या की अगुवाई में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के कई अहम दस्तावेजों और गतिविधियों का पता लगाकर अपनी समझबूझ से पता लगाया और बहुत सारा कार्य किया, और इस तरह उन्होंने कई मोर्चों पर अंग्रेजों को शिकस्त भी दी थी। जी, आज़ाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता के लिए कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रही थी। नीरा आर्या इसमें अहम सहयोगी थी। सबको ये भी पता था कि पकड़े जाने से आईएनए का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा नीरा आर्या ने अतिरिक्त सतर्कता बरती, क्योंकि उनके पति को अंग्रेजी सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था, और इस बात को लेकर नीरा हमेशा चौकन्नी रहती थी। सही बात है। और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी बार उन्होंने उनके प्राणों की रक्षा भी की थी, और शायद यही सारे कारण थे कि उन्हें काले पानी की सजा भी दी गई थी। जी, क्योंकि पकड़े जाने पर तो सजा मुकम्मल होती ही थी। जी, दी जाती थी, तो इस तरह से उन्हें सजा भी दी गई होगी। जी बिल्कुल, और बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती थी। बहुत यातनाएं, एक महिला होके यह सब सहना बड़ी बात है। एक नीरा जो थी उन्हें नागिनी भी कहते थे, और इनके जीवन पर कई रचनाएं भी लिखी गई हैं। बड़ा गर्व होता है इनके बारे में बात करके, आज भी बड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगीता जी। एक देशभक्त, साहसी, स्वाभिमानी महिला, जिन्हें क्या कहें कि हैदराबाद की जो महिलाएं थी इन्हें पैदम्मा कहकर बुलाने लगी थी। जी, स्वतंत्रता के बाद नीरा आर्या भी रिहा होकर भारत आई और अपना जीवन यापन कर रही थी। 26 जुलाई 1998 को नीरा आर्या परमधाम को सिधार गईं। अब अगर नीरा आर्या के पूरे जीवन को देखा जाए तो वो देशभक्ति से पूरी तरह लबरेज था, देश को समर्पित थी वो। उनके पति के साथ जो रिश्ते थे उनमें भी थोड़ी सी खटास आई थी, क्योंकि विरोधाभास रहा कि और बाद में उन्होंने अपना जो पूरा समय था वो आज़ाद हिंद फौज के लिए ही रखा, एक तरह से कह सकते हैं। तो हमें लगता है संगीता जी, ऐसी महान महिला के लिए हमारी ओर से प्रणाम होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम शत नमन करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है विधि। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्र निर्माण के लिए अथक प्रयास करने वालों के योगदान को याद दिलाने के लिए हर घर तिरंगा के अभियान को सरकार की ओर से चलाया गया है। जी बिल्कुल संगीता जी, तिरंगा तो जब देखिए, जब वो लहराता है ना बड़ी शान के साथ में, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस यही जीवन है। हाँ। और अगर मैं इसके लिए कुछ पंक्तियां कहूँ तो? हाँ बिल्कुल कहिए जी। केसरिया बल देने वाला, केसरिया बल देने वाला, सफेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी खेतों की हरियाली, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हाँ, और देखिए हमारे एक और श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि घर घर तिरंगा हमारी आन बान शान, राष्ट्रीय तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, केसरिया बल भरने वाला, सदा है सच्चाई, हरा रंग है हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और देखिए कितनी सारी कविताएं भी हम लोग पढ़ा करते थे विधि। हाँ। तो ये खूबसूरत पंक्तियां जो हैं वो बचपन की आज भी याद हैं। तिरंगे का तो मान सम्मान, जो स्वाभिमान है वो हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और व्यक्तित्व सभी से जुड़ा रहता है। इसीलिए हम राष्ट्र ध्वज को इतने प्यार से, इतने नतमस्तक होकर जो सलामी है देते हैं, और पूरी तरह से कहते हैं ना कि दिल में जो है इसकी खुशी को उतारना चाहते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे वीर सैनिक जो है ना, उनके त्याग और समर्पण को भी हमें प्रतिपल याद दिलाता रहता है कि वो हमारे लिए सरहद पर खड़े हैं, हमारी रक्षा में हैं। जी, तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम उन वीर सैनिकों को भी धन्यवाद कह दें। और आज अभी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से एक अगुवाई की जा रही है
कि हम सभी जो तिरंगा के नियम है, तिरंगा ध्वज फहराने के जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य फहराएं और विश्व को बताएं कि हम अपने देश से, अपने तिरंगे से कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है इस वक्त तो, और खुशियों की जहाँ तक बात है तो वो हर दिल में इस वक्त तो हिलोने ले रही है। और जब हम तिरंगे को हाथ में लेते हैं, देखिए विधि, जब उसे लहराता हुआ देखते हैं तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो खुशियाँ हैं या जो भी हमें अपने देश से मिला है उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और इन खुशियों की जहाँ तक बात है तो इसकी तो कोई इंतहा नहीं। तो अमृत महोत्सव आज़ादी का है, सभी अपने अपने घरों में तिरंगा लहराएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जरूर मनाएं। संगीता जी, पहले के युग में और आज के युग में केवल एक ही अंतर है। पहले के युग में घर में जिम होती थी और आज के युग में बाहर जिम के लिए जाना पड़ता है और उसके लिए पैसा भी अलग से लगता है। तो क्यों ना हम आज उसी जिम की बात कर लें जो हमारे घर में हुआ करती थी, और हम घर में ही पूरा काम करते थे, शरीर हष्ट पुष्ट रहता था। डॉक्टरों के यहाँ जो लाइन लगी होती है वो तब नहीं लगी होती थी। हाँ। क्योंकि हम स्वस्थ रहते थे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सोचते होंगे कि भाई क्या ऐसा क्या करते हैं। जी देखिए, क्योंकि कहते हैं कि देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमने अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किचन उपकरणों का चुनाव किया, व्यवहार में लाए। जितने भी किचन उपकरण आए उन्हें हमारी भागदौड़ की जिंदगी को आसान उन्होंने कर दिया जरूर, पर हम उनके गुलाम भी बन गए। वॉशिंग मशीन खराब हो तो हैरान परेशान, मिक्सी खराब हो तो हम परेशान। तो हमारी ये श्रोता लिखती, ये हमारी श्रोता एक लिख रही हैं, तो लिखती हैं कि मैं मानती हूँ कि आप इन चीज़ों का उपयोग कीजिए, आराम तो मिल रहा है, पर यह भी सोचने का है कि हम अपने आप को कहाँ लाकर हमने रख दिया है। क्यों हमें योगा और व्यायाम की ज़रूरत पड़ेगी? 4 कपड़े धोने से कुछ कैलोरी जलेगी, मसाला पीसने से कुछ कैलोरी जो है वो बर्न होगी, घर में झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, और जो विज्ञापन हम लोग देखते हैं उस तरह झटपट वाला काम करेंगे क्योंकि हमें समय मिलेगा। तो सोशल मीडिया पर भी नजर डालनी जरूरी है, तो इसलिए भी बड़ा जरूरी है इनके अनुसार। अरे बिल्कुल। वैसे संगीता जी, एक बात सत्य भी है कि कई लोग हैं जो, कई महिलाएं हैं जो काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, उनके लिए ये सुविधाएं कई बार बहुत अच्छी भी हो जाती हैं, हम इसे नकार नहीं सकते। परंतु हाँ, ये बात है कि समय समय पर जब हम अपने भोजन में बदलाव करते हैं ना, डाइटिंग एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी जगह पे हम घर की जिम का उपयोग कर लें तो शायद हमें ज्यादा उपयोगी साबित हो जाएगा। और इस बात से मुझे एक चीज और याद आई, अभी हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, उनके घर में 2 ऐसी मशीनें आई हैं जिन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा। एक थी कि बर्तन जो होते हैं हमारे घर में, उनको धोने के लिए पूरी मशीन आ गई है। मतलब आप उसमें बर्तन उसमें रख दीजिए, मस्त धुल के सूख के बराबर गरम गरम बर्तन, कहते हैं ना गरम गरम भोजन, जैसे गरम गरम बर्तन आपको बाहर मिलते हैं। और एक और चीज आई है संगीता जी, वो बड़ी अच्छी है, वो है घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली मशीन। हाँ, वो उसमें एक मैप लगा होता है और वो आपके पूरे घर को झाड़ पोंछ के एकदम चमका के आपका घर दे देती है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि अब हम बस मोबाइल पे आदेश देने वाले बन गए हैं कि भाई जाओ झाड़ू पोछा लगा के आ जाओ। हाँ, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो शारीरिक एक तरह से जो परेशानियां होती हैं वो इन भौतिक सुखों की चाहत से बड़ा प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि देखिए आलसी होने की बड़ी संभावना होती है। तो ये भी देखना है कि शारीरिक श्रम जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मशीनें हैं वो हमारे समय को ज़रूर बचाती हैं, और समय बचता है तो हम अगर समय बचाते हैं तो फिर उस समय को कहीं और इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई चलिए कोई ऐसी चीज़ हम बनाना सीख लें, या कोई हमारा एक ऐसा कौशल है जिसको हम सीख लें। लेकिन वो तो होता नहीं है, ज़्यादातर समय जो है वो मोबाइल में ही चला जाता है। श्रोता ने भी लिखा है कि सोशल मीडिया पे अच्छा। वैसे एक बात बताऊं संगीता जी, अगर सोशल मीडिया पे हमारे श्रोता नहीं आएंगे तो हमसे कैसे बात करेंगे?
नहीं, वो तो लाजमी है, जरूरी है ना। और देखिए, जब मशीनों की बात करते हैं तो एक जमाने में आटा पीसने की जो चक्की होती थी उसमें अनाज भी दरोटे जाते थे और दालें वगैरह बनाई जाती थी। उससे ये तो होता था कि देखिए, देखने में वो बड़ी भारी भरकम सी लगती थी, लेकिन जब उसमें लकड़ी की एक मुठिया होती थी उससे घुमाकर जब चलाया जाता था तो बड़ा ही घर के अंदर आपका एक थोड़ा काम भी हो जाता है और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जो घर की बनी हुई चीजें होती हैं वो भी मिल जाती हैं। लेकिन अब के समय में देखा जाए तो वो बड़ी भारी भरकम सी नजर आती हैं। लेकिन हाँ, सिलबट्टे का जहां तक सवाल है तो सिलबट्टे तो रखे जा सकते हैं, और खल मूसल का भी बड़ा प्रयोग किया जाता था, क्योंकि खल मूसल मसाला वगैरह पीसे या फिर वो लोहे के भी आते थे और जो पत्थर हैं उनके भी बने हुए आते थे। तो ये सारी चीजों को अगर मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से शारीरिक व्यायाम होता था। और जो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई जैसे कैलोरी बर्न होती है तो उसके बाद फिर भूख भी वैसे ही लगती है। देखिए, जितना श्रम करेंगे तो जो एक अपचय उपचय की जो क्रिया होती है वो भी अच्छी रहती है, और साथ ही साथ जो शारीरिक अपना हिसाब किताब है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि सब कुछ चलते फिरते रहना चाहिए। जी संगीता जी, मुझे एक बात याद आती है कि जब बहुत शुरुआत की बात है, आटा तो शायद मैंने नहीं पिसते हुए देखा चक्की में, कभी कभी पिसते देखा है, पर माँ जो थी वो दाल दला करती थी, दाल के दरना बोलते हैं जैसे, वो दरा करती थी और फिर उसे मूसल में उसको कूट के उसको छिलका निकाल के बढ़िया किया जाता था। और जब ये दरने का काम होता था तब 3-4 चाचियां और आ जाती थी और साथ में कुछ बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती थी, भजन गाती थी और ये काम करती थी। तो देखिए, उनका साथ में बैठना उठना भी हो जाता था, और जो वो स्वाद बनता था उस स्वाद में भक्ति या प्यारा कोई गीत संगीत भी जुड़ा होता था जी। तो वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो ही जाता था। और एक ये भी होता है कि घर में जब और सारे लोग हैं तो किसी न किसी काम के बहाने एक जगह आएंगे, वहां पर बातचीत होगी और वहां जो एक माहौल बनता है वो बड़ा अच्छा सा बनता है। अब अगर दही के मथने की बात की जाए तो देखिए कितनी सुंदरता से मथी जाती थी, और दही के मथने से जो माखन निकलता है उसकी बात भी बड़ी निराली होती है, जो मट्ठा निकलता है उसकी भी बात बड़ी निराली होती है। लेकिन अब तो मिक्सर हैं और जो फल हैं उनके रस के लिए जूसर वगैरह हैं, तो बस झटपट काम हो जाता है। वैसे आप सभी को बता दूं कि हमारे जो कान्हा हैं जिनका दिन आने वाला, उन्हें भी वही मथा हुआ मक्खन पसंद था। हाँ, मिक्सी वाला पसंद नहीं था। हाँ, तो अब देखना यह है कि भाई हमारी सखियां जो कान्हा जी को मक्खन चढ़ाएंगी वो मत कर अपने हाथ से बनाकर निकाल के, या तो फिर बाजार वाला चढ़ाएंगी, तो ये भी देखने वाली बात है। और साथ जो तरीका है एक, जब हम इस तरह के काम करते हैं तो एक प्राकृतिक तरीका जो होता है जिंदगी जीने का वो भी काफ़ी इसमें नज़र आता है। तो ये भी एक विचार हो सकता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि नियमित घरेलू उपकरण का रखरखाव ऐसी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बात सच है कि समय समय पर थोड़ा बहुत खर्च तो करना पड़ता है, लेकिन इसकी देखभाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पैसे बचाकर हमने एसी मशीन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, वाटर प्योरीफायर और कई अन्य घरेलू उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खरीदने से। और यदि किसी में कोई खराबी आ जाए तो हमारी जो तेज जीवन शैली है वो एकदम से ठप कर देता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। तो ये भी बात है कि अचानक से अगर काम करना बंद कर दे तो भाई परेशानी तो होती है। और एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि उपकरणों का उपयोग तो प्राचीन समय से ही किया जा रहा है, लेकिन तरीके बदल गए हैं। आज के समय परिवारों की आय बढ़ने के साथ आधुनिक उपकरणों का उपयोग भी बढ़ा है, या समय अभाव के कारण मजबूरी भी हो गई है। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है जिससे बिजली की खपत भी काफ़ी बढ़ गई है। इन चीज़ों को काम में लाने के साथ साथ सावधानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो हमारे घरों में ज़रूरी घरेलू उपकरण का उपयोग तो बहुत पहले से ही हो रहा है, पर आजकल आधुनिकता और व्यस्तता के कारण हर छोटे छोटे काम के लिए भी हम उपकरणों का उपयोग कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। तो आजकल हम इन्हीं उपकरणों पर निर्भर हो गए हैं। हमें इसकी आदत पड़ गई है। जहाँ इन उपकरणों के उपयोग से लाभ होता है तो कई प्रकार की हानि भी होती है। बिल्कुल संगीता जी, हम ये बात मान सकते हैं कि पहले भी उपकरण थे, क्योंकि भारत तो वैसे भी ऐसा ही देश है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ खोज की गई है। तो पहले हम थे मैकेनिकल इंजीनियर और अब हम हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। बस इतना ही बदलाव हो गया है कि हम मैकेनिकल पद्धति जो थी उससे हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुनिया में आ गए हैं, जो कि थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, क्योंकि मैकेनिकल जब काम होता है तो थोड़ा शरीर की शक्ति भी लगती ही है। तो जब आप इस बात को कर रही हैं संगीता जी
तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब आप हमसे कह रही हैं कि हर चीज अपने हाथ से करनी चाहिए, है ना, सब कुछ अपने अच्छे से बनाना चाहिए, तो एक और बात याद आई मुझे बहुत साल पुरानी। जब मैं छोटी थी तो बाजार जब राखी खरीदने जाती थी तो एक बड़ी सुंदर सी राखी होती थी, उसमें नीचे सोने रंग का, स्वर्ण रंग का एक बड़ा सुंदर सा पत्ता होता था, उसके बीच में एक फॉर्म होता था, उसके ऊपर बड़ी सुंदर सी चांदी के रंग की या सोने के रंग की बड़ा सुंदर सुंदर से पत्ते लगे होते थे, और उसके ऊपर एक छोटा सा फूल लगा होता था, या उस पे लिखा होता था प्यारा भैया, राजा भैया, ऐसा कुछ लिखा होता था। और ये राखी लाकर हमारे भाइयों को कौन कितनी बड़ी राखी बांधता है। हाँ, बड़ी राखियां बड़ी पसंद आती थी, और बड़ी राखियां जो होती थी वो देखने में बड़ी सुंदर लगती थी, उनमें तरह तरह की चीजें भी लगी हुई होती थी। लेकिन अब देखिए जैसे समय बदल गया है तो बहुत सारी चीजें भी बदल गई हैं, और अब बहुत बड़ी बड़ी राखियां तो कम देखने को मिलती हैं, छोटी राखियां ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो हम लोगों के समय में राखी मिलती थी उसमें जो प्लास्टिक की, जो आप बता रहे हैं कि बड़ा वो स्वर्ण के रंग का, या फिर उसमें और भी अलग अलग रंग हुआ करते थे, तो वो प्लास्टिक से जो था वो बनाया जाता था, उसमें ज्यादा उपयोग किया जाता था, फोम का उपयोग किया जाता है। और अब के समय में ऐसा हो गया है कि कई जगह पे देखा ये जाता है कि जो बहनें हैं या जो रक्षाबंधन के समय जो राखी मिलती है वो अलग अलग तरह की होती है, उसमें रेशमी भी हो गई, सूती धागे से भी बनी हुई राखियां होती हैं, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी होती हैं। और इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मनाने आज जो हम इस पर बात कर रहे हैं वो चर्चा का यही विषय भी है कि किस तरह से हम किन किन चीजों से राखी बना सकते हैं जो इको फ्रेंडली रहें। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में 2 राखियां आती हैं संगीता जी। एक तो आती है कि हमारे यहाँ चरखा जो चला करता था उससे जो धागा बनता था शुद्ध है, साफ है, हाथ का बना धागा है, और उसमें लगा दीजिए एक छोटा सा नग और भाई को पहना दीजिए, बड़ी सुंदर राखी लगेगी। या फिर दूसरी राखी एक और आजकल बड़े चलन में है, बांबू, बांस की जो राखी है, वो बड़े चलन में है। मक्खन चोर राखी भी है। हाँ, सही में आई है, बहुत अच्छी राखी है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। तो बांस की राखी हम पहना सकते हैं, और माखन चोर राखी क्या है जरा आप हमें बताएं, मुझे भी उत्सुकता है। नहीं, उसमें कान्हा जी बने होते हैं। हाँ, तो वो तो बड़ी खूबसूरत वैसे ही हो जाती है, बड़ी सुंदर सी होती है, लकड़ी पर उसका काम होता है, बड़ी अच्छी होती है। और कई जगह तो इस बार सुनने में ये आ रहा है, देखिए चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो सूख जाने पर बड़ा तेज जंगल में आग पकड़ते हैं, लेकिन शिमला और उससे के जो इलाके हैं वहाँ चीड़ के पत्तों की राखियां जो हैं इस वक्त खूब बनाई जा रही हैं, इस बार के रक्षाबंधन में ज्यादा देखने को मिली हैं। तो एक तरह से है कि उन पत्तियों का इस्तेमाल भी हो जाएगा, और जो इको फ्रेंडली राखी है पर्यावरण को के मद्देनजर वो भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। एक और वो राखी जिससे बड़ी खुशबू आए हाथ में पहनने के बाद, चंदन की लकड़ी की राखी, वो हमेशा ही बरहमेश पसंद की जाती है कि भाई हाथ में वो राखी हो तो सूंघते रहो, पहने रहो बहन का प्यार। हाँ, लेकिन उसमें बहनों ने ये भी ध्यान दिया है कि थोड़ी देर तो उसमें महक आती है, बाद में फिर वो कहीं और चली जाती है। तो ये भी बहनें हमारी जो है वो ठीक से ध्यान देख करके और तब फिर खरीदेंगी। और एक जो गिफ्ट पैक्स की बात होती है कि भाई तो उपहार देगा, उसके बिना राखी पूरी नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो उसको जब हम पैक करते हैं तो बिल्कुल प्लास्टिक में न पैक करके उसे किसी, जैसे गत्ते वगैरह होते हैं तो उनमें आप पैक करके और उसके बाद उनके ऊपर अच्छा सा जो एक कवर है कागज का वो लगा सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के भी जो आते हैं, कुछ तो चुनरी प्रिंट के भी बहुत अच्छे आते हैं, अलग अलग से जो डिजाइनें बनी होती हैं, ज्यामितिकल जिनको कह सकते हैं, वो भी बहुत ज्योमेट्रिकल बहुत अच्छी होती है। ज्यामिति सही शब्द है, आपने सही बोला था, कोई गलती नहीं थी उसमें। जी। हाँ, तो वो जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन की होती हैं वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। और प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। देखिए कितना भी अच्छा पैक कर ले, लेकिन उसके बाद देखा कई बार जाता है कि उसको प्लास्टिक के थैले में ही डाल कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और एक चीज और मुझे राखी से याद आई कि पिछले वर्ष मेरी बेटी ने एक बहुत अच्छा काम किया संगीता जी। उसने चॉकलेट से एक डिजाइन बनाई, जी, और धागे के ऊपर वो चॉकलेट चिपका दी और अपने भाई को पहना दी। भाई धागा तो पहना रह गया, चॉकलेट खा गया।
तो एक इस तरह की राखी भी आप छोटे बच्चों के लिए कुछ बना के उन्हें पहना सकते हैं। हाँ, किरणों से भी आप बना सकते हैं राखी। साथ ही वो चावल के जो दाने आते हैं उससे भी बड़ी अच्छी बनती है। जी। मौली से भी, जैसा तुमने अभी बताया आपने कि जो हाथ के धागे होते हैं, सूत जो काटे हुए होते हैं, तो मौली भी उसी तरह की कुछ होती है। कच्चे धागे होते हैं रंगीन, तो उनको भी आप देखिए कि अच्छी तरह से, जैसे बेलन की तरह से, हाँ, एक बेलन में एक छोटे से बेलन के आकार के हिसाब से आप समझिए, आगे पीछे उसे जब आप उसको पहना करके बनाएंगे और बीच में एक धागा उसमें बांध दिया जाता है और दोनों तरफ से फिर उसको सफाई से काट करके फिर उनको ब्रश से दोनों तरफ से झाड़ दीजिए। तो इसमें आप लंबी भी डिजाइन दे सकते हैं, डमरू के आकार की भी दे सकते हैं। और अगर मौली को, हाँ, मौली को अगर ज्यादा आप और घना ले लेंगे और उसके बाद उनको जहां आपने गांठ बांधी है उनके बिल्कुल करीब से जब आप काटेंगे तो वो गोल भी आकार की बन जाती है। उसके बाद फिर आप जो ग्लू होता है, जो चिपकाने वाला है, उसके ऊपर आप चिपका करके उसके बाद एक छोटे से कागज के टुकड़े को लेकर के और उसमें भी थोड़ा सा चिपकाने वाला पदार्थ लगाने के बाद में फिर उसमें किनारे किनारे चावल लगा सकते हैं या फिर रोली लगा सकते हैं। उसको अच्छे से दबा देना है और उसमें आप सर्कल बना सकते हैं। जैसे बाहरी सर्कल में आपने लगा दिया, लाल रोली लगा दिया, तो अंदर वाले में हल्दी लगा सकते हैं और बीच वाले में वापस फिर आप रोली लगा सकते हैं। ऐसा कुछ डिजाइन बना सकते हैं और फिर उसको धागे में आप कर दीजिए सेट। संगीता जी, मैं वापस उपहार की तरफ जाना चाहती हूँ लेकिन पहले एक गीत सुनवा दे, मुझे लगता है। मगर उपहार जरूर दे दें भाई, इस बात का ख्याल रखें। तो संगीता जी, बहुत अच्छी बात हम कर रहे थे। उपहार की कोई बात कह रही थी? अच्छा, वो उपहार ना, मैंने बस यही कहा था कि भाई लोग उपहार जरूर दे दें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सलवार सूट दे रहे हैं ना, वो सलवार सूट अंदर रख दें और दुपट्टे से उसकी पैकिंग कर दें, तो पैकिंग करने में अलग से कुछ और लगेगा नहीं और सुंदर पैकिंग भी हो जाएगी। और आप वो जो कुछ भी देना चाहे, जितना देना चाहे, बहनें कभी मना नहीं करती। देखिए, हमारे श्रोताओं ने लिखा है और कई सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि रक्षाबंधन में जो राखियां मिलती हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, तो प्लास्टिक की राखियां आप ना खरीदें। इसके बदले राखियां जो धागों से बनी हुई हैं उन्हें खरीद सकते हैं और इको फ्रेंडली राखियां खरीदने की सलाह दें अपने लोगों को भी। और सीड राखी बहुत ट्रेंड में है, तो इस राखी को आप इस्तेमाल करें और उसके बाद इसमें जो लगे हुए बीज होते हैं उन्हें आप रोपने के काम भी ला सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो संगीता जी, आपने रक्षाबंधन की इतनी बातें कर ली हैं कि रक्षाबंधन मतलब मेरे लिए तो मिठाई ही होती है जी। तो मुंह में पानी आ चुका है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम मीठे की तरफ भी बढ़ जाएं, कुछ मिठाइयाँ और हम हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर लें। जी। तो एक मिठाई मुझे याद आती है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है नारियल का कलाकंद। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मतलब बनाना भी बड़ा आसान है, बना लेते हैं बड़ी सरलता से। उसके लिए आपको 1 कप मावा चाहिए, 1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, 200 ग्राम या 175 ग्राम स्वादानुसार कह सकते हैं इसको, चीनी आप थोड़ा कम ज्यादा खाना चाहें तो डाल सकते हैं, 1 कप नारियल का बूरा और इलायची पाउडर, फिर सजाने के लिए बादाम की कतरन और इस सबको बनाने के लिए घी, जिसके बिना हमारी देसी मिठाइयाँ तो बनती ही नहीं है संगीता जी। तो बस करना क्या है, 1 चम्मच घी कढ़ाई में डाल देना है, उसमें मावा डाल लेना है और उसे भून लेना है। फिर पनीर डाल देना है, उसे भी 2 मिनट भून लेना है। फिर इसमें चीनी जो है वह डाल देना है और चीनी थोड़ी देर बाद में घुल जाएगी अपने आप से। और बस उसमें जो नारियल हमने कद्दूकस किया हुआ था वो नारियल डाल दीजिए और बस थोड़ी सी उसके ऊपर डाल दीजिए इलायची और थोड़ी देर तक इसे जैसा जमाते हैं ना थाली में, वैसा जमने तक की उसकी जो ताशीर हो जाती है वहां तक इसे गाढ़ा कर लेते हैं। और बस हमें क्या करना है, एक और जो थाली है या ट्रे है आप जिसमें भी बनाते हैं उसमें घी लगाइए और इस सबको उसमें डाल दीजिए। थोड़ा थाली को गर्म रहता है, इसलिए माएँ क्या करती थी, थाली पटक पटक के उसको एक सा बैलेंस कर देती थी। और अगर हिम्मत है तो गरम गरम को हाथ से दबा के एक सा कर दीजिए, हाँ। लेबल कर दीजिए जैसे हम कहें, हाँ, पलटे से भी कर सकते हैं, चिकना कुछ है अगर तो उससे भी कर दीजिए। और ऊपर से बादाम की कतरन डाल दीजिए और 1 घंटे में सेट हो जाएगा। और उसके बाद संगीता जी आप हमारे घर पहुंचा दीजिए। जी। और देखिए, जो नारियल की जो मिठाइयाँ होती हैं वो उनकी खासियत ये होती है कि बड़ी जल्दी से बन जाती हैं,
लेकिन बड़ी स्वादिष्ट भी होती हैं, बहुत स्वाद उनमें होता है। और मिल्क केक भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आसानी से बन जाता है लेकिन स्वादिष्ट बहुत होता है। और मिल्क केक की अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं और हरियाणा के जो इलाके हैं वहाँ खासकर बहुत पसंद किया जाता है। तो मिल्क केक अगर आप बनाना चाहते हैं तो 2.5 लीटर दूध ले लीजिए, क्योंकि दूध थोड़ा ज़्यादा है, इसको गर्म करने के बाद में कम हो जाता है। 2.5 लीटर दूध, 2 छोटी चम्मच नींबू का रस और इलायची पाउडर थोड़ा सा, और 250 ग्राम चीनी। और चीनी तो फिर आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा खानी है वैसी, कम खानी है वैसी। गुड़ भी डाल सकते हैं चाहे तो। हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल सकते हैं। तो दूध को पहले उबालना है, लगभग 1/3 हो जाए, उसको इतना गाढ़ा कर लेना है, 1/3 होने तक। उसके बाद इनमें दाने बनाने बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वही उसकी खासियत होती है। दरदरा मुंह में जाता है। हाँ, थोड़ा सा उसमें दाने बन जाए, इसलिए 2 छोटी चम्मच जो आपने नींबू का रस लिया है उसे पानी में मिलाकर 2-3 चम्मच पानी उसमें डालकर मिला दे। और उसके बाद गाढ़े गाढ़े दूध में, जब ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तब उसमें आप डालते जाएं और उसको हिलाते जाएं। धीमी कर दें गैस, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब आप चलाएंगे तो उसको देखेंगे कि वो उस तरह से जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ गया है। आप इसको पकाते रहें, लेकिन आप ये देखें कि आपको उसको तली में वो लगना नहीं चाहिए। जी जी। और उसके बाद एक छोटे से भगोने में घी लगा दीजिए, यानी कि उसके चारों तरफ, और उसके बाद इस मिश्रण को उसमें डाल दीजिए और इसको सेट होने दीजिए। सेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, यानी 24 घंटे तक तो इसको बिल्कुल सेट होने दीजिए। और उसके बाद हल्का हल्का चाकू से किनारे किनारे निकाल करके, और फिर जो नीचे का हिस्सा है उसको हल्का सा आंच दिखाएंगे तो वो फिर आप उसको भगोने को, छोटे भगोने को थोड़ा सा उलट दीजिए और उसको जैसे खटखट करके थोड़ा सा थपकी देकर, और उसके बाद फिर वो निकलेगा। फिर आप उसकी जो टुकड़े हैं वो अच्छे से जिस भी तरह के चाहें काट लें। वैसे संगीता जी इसमें एक चीज और जोड़ना, इलायची पाउडर भी मिलाना है। इलायची पाउडर मिलाना है। और हमारे बच्चों को चॉकलेट बड़ी पसंद है, बच्चों को क्या बड़ों को भी पसंद है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर, थोड़ी सी इसमें अलग से चॉकलेट पाउडर मिला लें, और 2 लेयर भी आप उसकी बना सकते हैं। और अभी तो 15 अगस्त भी आ रहा है तो 3 लेयर बना लीजिए, 3 रंग डाल के क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे ना खीर बहुत पसंद है, तो नारियल की खीर के बारे में चर्चा कर लें क्या संगीता जी? हाँ बिल्कुल। तो दूध 1 लीटर ले लेना है, फुल क्रीम बढ़िया वाला दूध लेना है, कच्चा नारियल 1 लेना है मीडियम साइज का, शक्कर जो है 70 से 80 ग्राम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप ले सकते हैं, छोटी इलायची 4 इलायची का पाउडर बहुत होगा, काजू बादाम किशमिश, इसके बिना खीर बनती ही नहीं है। तो नारियल को तोड़ना है, छीलना है और कद्दूकस कर लेना है, और उबलते हुए दूध में इसे डाल देना है। बस इसे चलाते रहना, बस ध्यान रखना है कि नीचे ना लग जाए, नहीं तो पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। और इधर काजू जो है वो पहले से ही हम कट करके रख लेंगे, बादाम भी कतर के जैसे हम बोलते हैं वो रख लेंगे, किशमिश भी बढ़िया साफ सूफ करके रख लेंगे। और इधर जब ये गाढ़ी हो गई, इसमें डाल दिया शक्कर, चीनी जिसे आप कहते हैं, और इलायची पाउडर, और उसके ऊपर ये जो मावे थे जो हमने बनाए थे अभी, काजू बादाम किशमिश, ये डाल दिए। और भी जो डालना है डालिए, आपका स्वाद है, और बढ़िया स्वाद से खाइए, मजा आएगा। जी बिल्कुल। और 2 तरह की ये बनती है विधि। देखिए, नारियल की खीर एक तो जो आपने बताई वैसी भी बनती है, और बहुत सी जगहों पे इसमें चावल मिलाकर भी बनाते हैं, लेकिन जो उसका अनुपात होता है वो बहुत संभाल कर डालना पड़ता है। चावल और नारियल की खीर भी बहुत सारे प्रांतों में बनाई जाती है, और खासकर ये जो रक्षाबंधन का समय आ रहा है, इस समय बड़ी ही बहुत पसंद से खाई जाती है। तो ये नारियल की खीर तो हम व्रत उपवास में भी बड़े अच्छे से खा सकते हैं। हाँ, तो वो उसमें जो चावल पड़ा है वो वाली नहीं, बल्कि जो आपने बताई है वो व्रत और उपवास में भी बहुत अच्छे से वो अच्छी लगती है, खा सकते हैं। और गाढ़ी हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। नारियल और मखाने को मिला करके बड़ा अच्छा सा पाक भी बनाया जाता है, वो अपने श्रोताओं को बताते हैं कि इसके लिए आपको सामग्री लेनी है। 2 कप मखाना लेना है, अंदाज से घी ले लीजिए। घी का भी ऐसा ही रेशियो होता है कि किसी को ज्यादा पसंद आता है, किसी को ज्यादा कुरकुरा, तो किसी को थोड़ा सा कुछ अलग। तो 2 कप मखाना, अंदाज से घी 150 ग्राम, यानी 2 कप तक होगा ये उसके ग्रेटेड सूखा नारियल। तो दोनों ही चीज़ आपको लेनी है, मखाना भी लेना है और सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल यानी कि जो नारियल के गोले आते हैं उनमें अगर आप उसको घिस कर निकालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 कप चीनी 450 ग्राम के लगभग, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर, जायफल पाउडर जो आधा जायफल है उसको घिस करके आप ले लें। और बाद में मखाने को घी डालकर पहले क्रिस्प भून लें। कद्दूकस किया हुआ जो उसमें नारियल है
है वो भी डाल दें आप, और इसको दोनों को चलाते रहना है। 2 मिनट बस आप भूनेंगे तो फिर उसके बाद इसमें चीनी भी डालना है और इसे घुलने तक पका लेना है। अब मखाने जो आपके हैं उसको, यानी कि चाशनी है ना, तो मखाने जो आप डालेंगे उसके पहले आपको चाशनी 2 तार की बना लेनी है। जी जी, 2 तार मतलब जब आप हाथ में या जमीन पे डालते हैं तो 2 तार जैसे उठते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, और मखाने जो है उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है, यानी कि थोड़े बड़े ना रहे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए और फिर नारियल मखाना इसमें चाशनी में डाल दीजिए और जो मसाले आपने रखे हुए हैं वो भी डाल दीजिए, यानी कि जो जायफल का थोड़ा पाउडर है, थोड़ा इलायची पाउडर, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, इससे बड़े अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो फिर उसको मिला करके और धीमी फ्लेम पर भून करके फिर हटा करके एक थाली जिसमें आपने ग्रीस किया हुआ है उसमें आधे घंटे तक जमा दें और उसके बाद छोटे बड़े कुरकुरे बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत कुरकुरे। वैसे ही संगीता जी एक बात कहूँ, यहाँ शक्कर स्वादानुसार है और घी हृदयानुसार है, तो जैसा दिल करे डालिए। तो संगीता जी आज का दिन तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा स्वादिष्ट दिन था, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपने हमें बताई। और आज जो हमने बातें करी हैं लोगों से कि आप अपने लिए बढ़िया घर पे काम करिए, अपने हाथों से काम करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको आदेश दे रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका बहुत भला होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ये बात कहनी चाहिए कि अब मैं भी प्रयास करूंगी। जी बिल्कुल। और अब इसी के साथ लेते हैं सखी सहेली कार्यक्रम से इजाजत। सभी को संगीता श्रीवास्तव, विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। विविध भारती।